हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और हाँ, आप लोगों ने जो कैलेंडर जारी हुआ है वो कैलेंडर सभी ने देख लिया होगा। और जो विद्यार्थी स्पेशली सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस और हवलदार का एग्जाम ही देते हैं, उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन होता है, यानी हाई स्कूल अगर आपने पास कर लिया तब आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो सिर्फ वो विद्यार्थी जो एसएससी एमटीएस को लेकर डेडिकेटेड तैयारी करते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी भी जिन्होंने अभी 12th कर लिया या हाई स्कूल कर लिया और इनकी उम्र 18 साल हो गई है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें बहुत से विद्यार्थी ऐसा कहते हैं ना, सर हम पे मैथ नहीं आती है, रीजनिंग नहीं आती है, हम कैसे नौकरी ले पाएंगे। तो बिना मैथ और बिना रीजनिंग के भी आप लोग इस नौकरी को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ बनती है वो रीजनिंग के बेसिस पर नहीं बनती, मैथ के बेसिस पर नहीं बनती। ये दोनों ही सब्जेक्ट क्वालिफाई हैं। बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं कि इसका एग्जाम कब होगा, वैकेंसियां कब आने वाली है, कितनी वैकेंसी आएंगी, सभी पर चर्चा शानदार से करने वाले हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम बताने वाले हैं एसएससी एमटीएस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। तो सबसे पहला तो आपने देखा होगा कि ये जो अभी कैलेंडर जारी हुआ है ना, ये जो आपका जो कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर में आप लोग देखोगे ये आपका रिवाइज कैलेंडर है ना। आपको पता होगा कि एसएससी के द्वारा पहले जो कैलेंडर जारी किया गया था 24-25 के लिए, अब वो कैलेंडर आपको पता होगा जो एसएससी में रिफॉर्म होने के बाद दोबारा से रिवाइज कैलेंडर आया है। और इस रिवाइज कैलेंडर में क्या क्या डेट है, पहले तो आप लोग डेट जान लीजिए कि कौन से फॉर्म सबसे पहले आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्म आ रहा है एसएससी के अंदर वो सिलेक्शन पोस्ट के लिए है ना। सिलेक्शन फेज 13 के जो फॉर्म है वो 2 जून से आ रहे हैं, 23 जून की लास्ट डेट है। हमें चर्चा करनी है किस पर भाई, तो आपका जो एसएससी एमटीएस है, एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म है आपको यहां पर दिख रहा होगा। सर एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म है जो नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए होता है, इसके फॉर्म जो है वो 26 जून को आ रहे हैं। 26 जून से फॉर्म भरे जाएंगे, 24 जुलाई लास्ट डेट है। इसका जो एग्जाम होगा वो 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक होगा। यानी अगर हम इस पर चर्चा करें तो आपको याद रखना है भैया कि ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 20 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, 20 जून से लेकर के 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, यहां पर एकदम फिक्स मैंने आपको बता भी दिया होगा, 20 जून से लेकर के 24 जुलाई, 26 जून से, सॉरी, है ना, 26 जून से लेकर के आपकी जो 24 जुलाई लास्ट डेट है, 26 जून से लेकर 24 जुलाई आपको लास्ट डेट देखने को मिलेगी। इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आज से अगर इसको काउंट करूं तो आज से काउंट करने पर आप ये देखोगे सर जून का महीना हमें पूरा मिलेगा, जुलाई का महीना पूरा मिलेगा, अगस्त का महीना पूरा मिलेगा, सितंबर में इसका एग्जाम है। तो 90 और 20 110। और आज के बाद आपको मालूम ही है, आप ऐसे तैयारी करोगे नहीं, अभी भी 10 दिन खराब कर दोगे। तो इसको हटा करके मैंने 120 दिन काउंट किए हैं। लगभग मोटे तौर पर देखा जाए तो 4 महीने के बाद हम एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और शानदार तरीके से पेपर दे रहे होंगे। हो सकता है तैयारी अच्छी होगी तो क्वालिफाई करेंगे, नहीं तैयारी अच्छी होगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा 1-2 नंबर से रह भी जाए। लेकिन ये तय है कि आज के 120 दिन के बाद हम एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और एसएससी एमटीएस का एग्जाम दे रहे होंगे। अब इसकी रणनीति क्या होती है, जो विद्यार्थी बहुत ही सीरियस है इस एग्जाम को लेकर और अपने भविष्य को लेकर भी, जिनको नौकरी लेनी ही लेनी है, उनके लिए बच्चों ये बहुत ही रामबाण है। इसको आप लोग अपने जहन में बसा लीजिए कि ये 4 महीने की तैयारी आपको नौकरी दिला सकती है भाई। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें क्वालिफिकेशन मात्र कितनी है भाई, अगर आपने हाई स्कूल कर लिया है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाई स्कूल वाले विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन इसमें है ही नहीं, है ना। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो एज एसएससी एमटीएस के लिए होती है वो 18 से 25 होती है और हवलदार के लिए इसमें जो एज है वो 18 से 27 है। ठीक है, हवलदार के लिए आपको 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे दी जाती है। तो एमटीएस के लिए 18 से 25 है और हवलदार के लिए 18 से 27 है। अगर हम जो कैटेगरी वाइज आपका रिजर्वेशन होता है ना, एज में जो छूट होती है वो यहां पर आप देख सकते हो। एससी और एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, पीडब्ल्यूबीडी वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको ये 10 साल की छूट है। अगर आप लोग पीडब्ल्यूबीडी में और अनरिजर्व में आते हैं तो 10 साल की है, लेकिन आप ओबीसी में आते हैं 13 साल है, एससी एसटी में आते हैं तो 15 साल है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उसको 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो ये आपके एज में भी रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एज ग्रुप आपको समझ में आ गया, 18 से 25 और 18 से 27 में अगर आप लोग आते हो तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल होगा सर इसमें एज काउंट कब से होगा, तो 1 जुलाई 2025 को आपकी जो उम्र है वो 18 साल की हो गई हो, सॉरी 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र है वो 18 साल की हो गई हो।
1 जनवरी 2025 से काउंट होगा। ये मैं आप स्वयं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। हो सकता है नोटिफिकेशन में आपको जुलाई भी देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि फॉर्म भरे जाने के बाद की डेट हो, ऐसा नहीं होता है। तो हो सकता है आपको 1 जनवरी से ही देखने को मिले ये। ठीक है, तो ये आपका एज क्राइटेरिया 18 से 25 और 18 से 27। आगे हम बात करते हैं कि सर इसमें फीस कितनी होती है। तो फॉर्म की जो फीस है वो याद रखना, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस रखी गई है वो 100 रुपए फीस रखी गई है। लेकिन ये सिर्फ मेल वाले कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए इसमें कोई फीस नहीं है। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, यहां पर देखोगे आप लोग फीमेल, SC ST एक्स सर्विसमैन और PWD यानी जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए, मतलब ये होता है उनके लिए कोई फीस नहीं है। आप लोग को इसमें कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है भाई, कोई फीस आपको नहीं देनी है। हम आगे बात करें इसमें सर जो प्रोसेस है वो आगे कैसे बढ़ता है। सबसे पहले आप जानते हो इसमें एग्जाम होता है। जैसे आप लोग क्या करने वाले हो भाई, फॉर्म भर दोगे, एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या क्या होता है सर, 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट में मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आते हैं वो लगभग कितने आते हैं, वो 20-20 क्वेश्चंस होते हैं। और ये भी 60 मार्क्स का है और ये भी 60 मार्क्स का है। यानी ये दोनों आपके 60 मार्क्स यानी 120 मार्क्स का आपका होता है। ये 120 मार्क्स की आपकी रीजनिंग और मैथ होती है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपको कोई भी आपकी कट ऑफ नहीं लगती है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है ना। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। यानी आपका सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका क्वालिफाइंग होता है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ में नहीं ऐड होगा। लेकिन जो सेकंड सेक्शन आपका इंग्लिश और जीएस का है, इसमें 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो 75-75 नंबर के हैं। 75 नंबर की इंग्लिश और 75 नंबर का इसमें जीएस है। तो इसमें जो कट ऑफ लगती है वो 150 मार्क्स में से लगती है। 150 मार्क्स की कट ऑफ के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। याद रखिएगा भाई, इसमें समय कितना होता है, 90 मिनट का होता है। 45 मिनट इसके लिए, 45 मिनट इसके लिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग पहले वाले सेक्शन में है नहीं, सेकंड सेक्शन में एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाता है और इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। जैसे यहां पर देखोगे आप लोग, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। जब जो आपका टेस्ट होता है, टेस्ट में देखो भाई 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है। मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के, यानी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है। तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर के रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन 60 नंबर के मैथ से आते हैं। ठीक है बच्चों, यानी ये जो आपका सेगमेंट होता है वो 120 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। यानी इन दोनों सेगमेंट के लिए 45 मिनट का समय होता है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें आपसे यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसमें आता, कोई व्यक्ति मान लो कि थोड़ा डिसेबल्ड है, देखने में दिक्कत होती है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए 60 मिनट का समय है ना। वैसे नॉर्मल के लिए 45 और जो थोड़ा सा डिसेबल्ड है उसके लिए 60 मिनट का इसमें अतिरिक्त समय दिया जाता है। अब बात करते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। याद रखो बेटा, नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ नहीं है। सेगमेंट आप सेक्शन फर्स्ट जो आपका मैथ रीजनिंग वाला है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं और ये आपका क्वालिफाइंग होता है। ये आपके फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका सेक्शन सेकंड जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएस से, 75 नंबर के होंगे। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 नंबर के होते हैं। सेम टाइम भी 45 मिनट का है, लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपकी है। नेगेटिव मार्किंग में आप देख पाओगे, एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो ना, एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो बेटा, तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग सेकंड सेक्शन में है। फाइनल कट ऑफ इन्हीं दोनों से बनती है, मैथ से और रीजनिंग से कोई मतलब है नहीं। मैथ और रीजनिंग इसमें सिर्फ क्वालिफाई है। अगर आप लोग दोनों को मिलाकर के 15-16 क्वेश्चंस भी कर ले रहे हो 40 में से, तो लगभग आप पास हो। समझ रहे हो, इतना तो नॉर्मल व्यक्ति कर लेता है ना, कि अगर 12 से 15 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए दोनों में से 40 में से, तो आप क्वालिफाई हो। फाइनल कट ऑफ में इनका कोई मतलब नहीं है। फाइनल कट ऑफ जो ऐड बनती है वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से बनती है। 25 दूनी 50 और 50 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 150 की कट ऑफ बनती है। यानी अगर आपने दोनों सब्जेक्ट को मजबूत कर लिया तो आप लोग बढ़िया कर ले जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। इन्हीं में से कट ऑफ बनती है। अब देखो, जैसे आप एग्जाम दोगे ना, एग्जाम देने के बाद जो विद्यार्थी हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म भरा जाता है ना, इसमें 2 तरीके से होते हैं, एमटीएस और हवलदार। दोनों ही सेम है। हवलदार के लिए फिजिकल होता है, एमटीएस के लिए फिजिकल नहीं होता है। दोनों ही फॉर्म एक टाइम पर भरे जाते हैं, अलग अलग फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, ना इनका एग्जाम अलग अलग होता है। बस वहां पर आपको
चॉइस करना होता है कि भाई आप लोग किसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एमटीएच के लिए या हवलदार के लिए। अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई किया है तो आपका फिजिकल होगा, और एमटीएच के लिए कोई फिजिकल होता नहीं है। तो जैसे ही एग्जाम होगा, एग्जाम होने के कुछ दिन के बाद उन विद्यार्थियों की कट ऑफ आती है जो हवलदार के लिए अप्लाई किए थे। तो हवलदार का फिजिकल होता है, तो फिजिकल में सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका हाइट और चेस्ट मापा जाता है। तो अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट इसमें जो होती है वो 157 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा हाइट 157 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आप लोग चेस्ट की बात करोगे तो चेस्ट जो है यहां पर है वो बेटा 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर है। ये मेल के लिए है। हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 21 सेंटीमीटर, ये मेल के लिए है। फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट है, और हाइट के अकॉर्डिंग जो आपका वेट है वो 48 केजी से 48 केजी मिनिमम तो होना ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि एकदम पतले दुबले हैं, पता पड़ रहा है कि बाद में किसी ने चीख दिया, किसी मिनिस्ट्री में आप काम करते हैं तो चीख दिया तो एकदम रोज आ रहे हैं एकदम, है ना। तो कम से कम इतना आपके अंदर हष्ट पुष्ट होने चाहिए जिससे लगे कि हाँ भाई ये हवलदार है, ठीक है। तो ये आपका हाइट और चेस्ट और वेट और हाइट आपको समझ में आ गई मेल और फीमेल की। चलिए अब हम बात करते हैं सर इसके बाद रनिंग भी होती है क्या। रनिंग ये आपकी है, ठीक है। रनिंग देखो भैया, आप रनिंग इसमें कुछ है नहीं, वॉकिंग है ना। आपको पैदल चलना है, आपको पैदल चलना है, वॉकिंग है, रनिंग नहीं है। आप खुद देख लोगे सर 1600 मीटर की जो रनिंग है वो 15 मिनट में मेल के लिए है, ठीक है। 1600 मीटर की रनिंग 15 मिनट में मेल के लिए है, और 1 किलोमीटर की रनिंग 20 मिनट में फीमेल के लिए है। तो कोई रनिंग थोड़ी है, आराम से लेटते हिटते जाओ, है ना। जैसे आप जानते हो ना, कभी कभी देवी माता की परिक्रमा देते हुए दंड लगाते हुए जाते हो, ऐसे जाओगे तब भी आप लोग 20 मिनट में 1 किलोमीटर पार कर दोगे, ये तो तय है ही। तो ये जो आपका रनिंग है वो रनिंग नहीं है, वो वॉकिंग है, चलना है, आपको चल के दिखाना है। विभाग को कम से कम ये आश्वासन हो जाए कि ये जो है लूले लंगड़े नहीं है, इनके हाथ पैर में कोई कमी नहीं है, एकदम हष्ट-पुष्ट हैं, चल सकते हैं। तो ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर ये जो पूरा का पूरा है, हम तैयारी तो करेंगे ही, और तैयारी करने के बाद अगर हम सेलेक्ट होते हैं, अगर हम तैयारी करते हैं तो कहां से तैयारी करें। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है तैयारी का, कि तैयारी कैसे करें। तो समझिए आप लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि चुनाव आपको करना है। चुनाव बच्चों आपको करना है, क्योंकि ये समय जो है ना बहुत कम बचा है आपके पास। मैंने आपको बहुत दिन पहले से कहता हुआ आ रहा हूं कि फॉर्म आ जाएंगे ना तो आप लोग के अंदर एक डर सा आ जाएगा। डरिएगा मत जब तक हम साथ हैं, ठीक है भाई। अगर हम तैयारी की बात करें बच्चों, तो आपको जो फोकस करना है वो आपको जीके जीएस और इंग्लिश पर करना है। जीके जीएस और इंग्लिश पर करना है, क्योंकि इन दोनों के जो नंबर आते हैं ना, 25 क्वेश्चन यहां से आएंगे, और ये कितने नंबर के होंगे बेटा, 75 नंबर के होंगे। ऐसे ही इंग्लिश की बात करें, 25 क्वेश्चन यहां से आएंगे, और ये भी 75 मार्क्स के होंगे। समझ रहे हो, ये दोनों। ये जो जीके जीएस पूछा जाएगा, ये 45 मिनट में आपको पेपर को सॉल्व करना है। रणनीति समझिएगा पहले पूरी, है ना। अगर आप इसको समझ ले गए तो अच्छे से परफॉर्म करेंगे पूरे के पूरे पेपर में। ये आपकी पहले तो रणनीति हो गई कि सर दोनों के जो क्वेश्चंस है इनमें से हमें सिलेक्शन लेना है। मैथ और रीजनिंग से कोई मतलब है नहीं, लेकिन ऐसा भी मत करिएगा कि मैथ और रीजनिंग बिल्कुल ना पढ़ो, क्योंकि अगर आपने मैथ रीजनिंग को बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, तो आप लोग अगर उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इस वाले सेगमेंट में आप आ ही नहीं पाएंगे। ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए भाई, फिर उसके बाद इससे आपकी क्या बनती है, इससे आपकी कट ऑफ बनती है भैया। इससे आपकी क्या बनेगी बच्चों, कट ऑफ बनेगी। और कट ऑफ आप जानते हैं, पिछले जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उनको मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। पिछले साल की जो कट ऑफ है मैं उनको बताने वाला हूं, चिंता मत करिए आप लोग। चलिए भाई, अब यहां पर एक चीज आप लोग समझ सकते हैं कि सर ये जो आपकी तैयारी कैसे करें, इसमें हमारे चैनल पर जो आपका एसएससी मैनिया है ना, एसएससी मैनिया पर मेरी क्लास चलती है रोजाना रेगुलर बेसिस पर 9 AM। तो 9 AM पर जो क्लास चलती है वो एसएससी मैनिया पर जीके जीएस की क्लास है। मैं रेगुलर बेसिस पर कराता हूं, कुछ भी हो जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स या जो भी सेगमेंट जीएस वाला है वो प्रॉपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको कराता हूं। इसके बाद जो सीना मैम है बेटा, सीना मैम की जो क्लास होती है, सीना मैम की जो क्लास होती है वो कितने बजे होती है, वो होती है रोजाना 8 बजे। लेकिन हो सकता है आपको ये नया शेड्यूल देखने को मिले, ये 9 बजे वाली क्लास हमेशा मेरी होती रहेगी। हो सकता है इस टाइम में आपको फेयरवेल देखने को कुछ दिन में मिल जाए, लेकिन अभी जो मैम की क्लास हो रही है वो 8 बजे ही हो रही है रात को, ठीक है भैया। अब इसके लिए ये थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा, ये मेरी क्लास तो होती है। इसके अलावा कल है संडे, अगर आप लोग इस वीडियो को आज देख रहे हो तो कल संडे है, और कल संडे को मॉर्निंग में 9 AM
कल संडे को मॉर्निंग में 9 AM ये वाली क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें संपूर्ण संविधान के जितने भी आर्टिकल्स पूछे गए हैं ये मैं आपको कल कराऊंगा। तो कल की क्लास में मॉर्निंग में आप लोग को आ जाना है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर जो करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी एमटीएस के लिए बहुत जरूरी है। यहां से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग एसएससी एमटीएस से जुड़े हुए जितने भी पीडीएफ चाहते हैं या करंट अफेयर्स के नोट्स चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाई शैलेंद्र सर एमडी क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे कल की क्लास में सुबह 9 बजे, जहां पर शानदार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।